हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यूपीपीसीएस जो जनरल हिंदी का जो पूरा सिलेबस है उसकी कंप्लीट तैयारी का मैंने प्रॉमिस किया है और उसी सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। हम पत्र लेखन टॉपिक को देख रहे थे और ये तीसरा लेक्चर है। तो दो लेक्चर में हम लोगों ने पत्र लेखन के जो सब टॉपिक हम कह सकते हैं कि मतलब सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन, राइट, और कार्यालय आदेश, परिपत्र, इनको कंप्लीट कर लिया है। जो अब बच रहा है वो अधिसूचना है और तार लेखन है। इसको देखते हैं, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। पत्र लेखन कंप्लीट हो जाएगा और हर साल 20 नंबर पत्र लेखन से पूछा जाता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बात की है कि सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से कितने प्रश्न कितने नंबर के बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पर मैंने बात की थी। तो आप एक बार फर्स्ट लेक्चर को देखने के बाद ही आप इस लेक्चर पे आइएगा, राइट। वो जो दो लेक्चर हैं, पहला और दूसरा, उसके बाद ये तीसरा देखिएगा। अब जो है हम सीधा चलते हैं टॉपिक पे, अधिसूचना को समझते हैं, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे, फिर तार लेखन को इसी तरह पूरा करेंगे आज ही के इस लेक्चर में, और ये हमारा पूरा पत्र लेखन फिर कंप्लीट। ठीक है, चलिए अधिसूचना को समझते हैं। पहले ये पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री है, राइट। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो पिन होगा वो वहाँ उसके थ्रू आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पीडीएफ जो है प्रिंटेड फॉर्मेट में है, मतलब टाइप फॉर्मेट में है। आप इसको डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। अब अधिसूचना की बात करूं तो अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है आधिकारिक सूचना, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, सरकार के राज्य पत्र गजट में प्रकाशित की जाने वाली ऐसी सूचनाएं जिनका अक्षरशः पालन, ध्यान रखिएगा, अक्षरशः पालन किया जाना जरूरी होता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। अब सूचनाओं में क्या हो सकता है, शासकीय निर्णय हो सकते हैं, कुछ सूचनाएं हो सकती हैं, लोक विषयक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामले हो सकते हैं आदि को सर्वसाधारण के सूचनार्थ राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है, इसे ही अधिसूचना करते हैं। सर्वसाधारण मतलब आमजन के सूचनार्थ, उनके सूचना के लिए जब इसे गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है तो इसे अधिसूचना कहते हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। अब आगे देखिए, सभी अधिसूचनाएं, ध्यान एकदम, ये लाइन एकदम ध्यान रखिएगा, सभी अधिसूचनाएं महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की आज्ञा से ही जारी होती हैं एवं राजपत्र में प्रकाशित होती हैं। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अधिसूचना जो होती है वो न्यूनतम उसकी जो अवधि होती है वो 15 दिन होती है, अधिकतम 6 माह होती है, और उसे 2 बार लेकिन बढ़ाया जा सकता है, राइट। अधिकतम 6 माह, लेकिन किंतु 2 बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब 6 माह ये और 2 बार बढ़ाया जा सकता है, तो 6 6 12 6 18, मतलब अधिकतम 18, राइट, समझ रहे होंगे। विशेषताएं देखिए, अधिसूचना की विशेषताएं क्या होती हैं। मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में भी बात की है कि ये जितना कंटेंट दे रहा हूँ ये आपके लिए पर्याप्त है, इसके बाद आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे, चाहे जितना पुराना हो, आप इतने कंटेंट में आपका काम बन जाएगा जितना मैं दिया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवा दे रहा हूँ, पिछले 5 से 6 सालों का, 2018 से 2024 तक के जो प्रश्न पूछेगा उनको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ऐसे ही और आप करने का चाहते हैं तो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। विशेषताओं की बात करें तो यह सर्वोच्च प्राधिकारी से जारी होती है और गंतव्य इसका जो होता है सर्वसाधारण होता है। यहाँ प्रति उत्तर की अपेक्षा न होने के कारण इसकी प्रकृति सिर्फ सूचनार्थ होती है। इसकी प्रकृति सूचनार्थ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ प्रति उत्तर की अपेक्षा सर्वसाधारण से नहीं की जाती, सिर्फ सूचना दी जाती है, सर्वोच्च प्राधिकारी के द्वारा ये जारी होती है, और किसकी आज्ञा से होती है ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की आज्ञा से ही सर्वोच्च प्राधिकारी से के द्वारा जारी होती है, एवं गंतव्य इसका जो होता है वो सर्वसाधारण होता है, ठीक है। और सर्वसाधारण से अपेक्षा, वहां से कोई प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए इसके जो इसका नेचर है वो सिर्फ क्या है, सूचनार्थ है। अधिसूचना में क्या होता है, अब देखिए, शासकीय निर्णय सूचना, ये जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था उसी को थोड़ा यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। अधिसूचना में रिक्तियां, वेतन वृद्धि,
नीति विषयक पदोन्नति, पदोन्नति, शासकीय निर्णय का उद्देश्य निहित होता है। ठीक है, ये सब चीजें निहित होती हैं इसमें। इसमें अभिवादन या समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने बात कर ली है कि अभिवादन और समाप्ति सूचक शब्द क्या होते हैं। फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभिवादन में जैसे प्रिय, महोदय, महोदया, ये सब चीजें नहीं होती हैं। राइट, आप सरकारी पत्र में उस सब में देख सकते हैं कि वहाँ महोदय ये सब चीजें यूज होती हैं। प्रिय भी कई सारे पत्रों में आप देखते हैं। समापन सूचक शब्द में भवदी, जैसे आप, मैंने पहले भी बात किया है कि आप जैसे 9वीं 10वीं क्लास में या जब आप स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो आप जब एप्लीकेशन देते थे तो प्रधानाचार्य को देते थे तो नीचे लिखते थे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य फला फला फला, मतलब फिर उस तरह से नाम, रोल नंबर, कक्षा, ये सब चीज़ें। तो वही ये चीज़ें हैं कि समापन सूचक भवदी, ये मतलब ये यूज नहीं होते, इनका प्रयोग नहीं किया जाता अधिसूचना में। एवं आगे मैंने लिखा है कि भवदी का अर्थ होता है आपका। यह संस्कृत का तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखें कि अधिसूचना का उल्लंघन किए जाने पर कोई भी पक्ष इनकी बाध्यता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। ये सब विशेषताएं हैं। जो ये पर्याप्त है। जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो है प्रारूप पे। आप यदि अधिसूचना का प्रारूप गलत बना रहे हैं तब नंबर आपके कटेंगे। जो पूरा ध्यान देना है वो प्रारूप पे देना है। ठीक है, ये चीजें तो समझ लीजिए, लेकिन प्रारूप पे एकदम विशेष रूप से एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा जब मैं प्रारूप को दिखाऊंगा तब। अभी इसको लेकिन ध्यान में रखिए, ये भी समझ लीजिए। महत्व तो देखें तो जो विशिष्ट सरकारी सूचनाएं होती हैं, विशिष्ट सरकारी सूचनाओं को अधिकृत सूचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसका महत्व है। अधिकृत सूचनाओं में परिवर्तित हो जाती है, मतलब कोई सूचना है उसको सरकार द्वारा जब मान्यता एक तरह से दे दी जाती है तो वो सार्वजनिक की जा सकती हैं। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित होने के कारण या भविष्य के लिए एक दस्तावेज के रूप में कार्य करती हैं। यदि हम अंतर देखें तो अधिसूचना एवं कार्यालय आदेश में अंतर पूछ सकता है। इसी तरह मैंने सरकारी अर्ध सरकारी में क्या अंतर होता है वो बताया था। इसी तरह परिपत्र और सरकारी में, सरकारी पत्र में क्या अंतर होता है, ये सब चीजें बात की थी। उसी तरह यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि अधिसूचना एवं कार्यालय आदेश में अंतर पूछ सकता है। अभी तक पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है। 2018 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस पेपर को देखें तो अभी तक नहीं पूछा, लेकिन आगे पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। अधिसूचना जो होती है, अधिसूचना राष्ट्रपति और अथवा राज्यपाल अर्थात सरकार द्वारा जारी मानी जाती है। वहीं कार्यालय आदेश कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। राइट, कार्यालय आदेश एक बार यदि ये सब चीजें बातें आपको याद ना आ रही हो तो एक बार जा करके रिवीजन करके फिर देखिए इसको। दूसरा पॉइंट देखें तो अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है, जबकि कार्यालय आदेश कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किया जाता है। राइट, कार्यालय के जो सूचना पट होता है, सूचना जो पट होता है उस पर वो चिपका दिया जाता है। क्या? कार्यालय आदेश। जबकि अधिसूचना जो होती है वो गजट में प्रकाशित होती है। अंतर समझ रहे होंगे। राइट, अधिसूचना का संबंध विभिन्न विभागों से होता है। अधिसूचना एक से अधिक विभागों से संबंधित होती है, उन एक से अधिक विभागों के लिए होती है, लेकिन जो कार्यालय आदेश का जो संबंध होता है वो सिर्फ एक विभाग से होता है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा मैं डिटेल्स में बार बार किसी एक चीज को नहीं समझाऊंगा, एक पॉइंट को, क्योंकि फिर समय जाएगा। अपनों को कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालना है। राइट, ऐसा ना हो कि पता चले कि बार बार वही चीजें रिपीटेड हो रही हैं। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा वो बोर होने लगे, अरे ये क्या मतलब चल रहा है कि वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, बोरियत महसूस होगी। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखने के बाद ही आप इस पे आइएगा। चौथा पॉइंट देखें महत्व अंतर का, तो अधिसूचना का संबंध प्रायः शासन के उच्च अधिकारियों से होता है। राइट, जबकि कार्यालय आदेश का संबंध हर वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों से होता है। अधिसूचना का संबंध प्रायः जो देखा जाता है शासन के उच्च अधिकारियों से ही होता है, जबकि कार्यालय आदेश आप देखेंगे आदेश का संबंध हर वर्ग के अधिकारी, वरिष्ठ से लेकर के कनिष्ठ तक के जो अधिकारी होते हैं उनसे भी इसका संबंध आप देखते हैं। इसके पहले के लेक्चर से आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे। आगे हम चलें तो अब आती प्रारूप की बारी। देखिए, मैंने बताया है कि अधिसूचना हो गया, सरकारी हो गया, अर्ध सरकारी हो गया, परिपत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, ये सब हो गया। यदि विषय नहीं दिया जाता, सिर्फ कह दिया जाता है कि परिपत्र का, कार्यालय आदेश का, अधिसूचना का प्रारूप, इतना पूछता है कि अधिसूचना को परिभाषित कीजिए, और या ये कहता है कि अधिसूचना व कार्यालय आदेश में अंतर स्पष्ट करते हुए, अंतर बताते हुए अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए, तब क्या करेंगे?
ऐसे लिखेंगे जिस तरह से ये प्रारूप मैंने बताया, मतलब अंतर पहले बताएंगे, ये अंतर के पॉइंट हो गए, राइट। फिर इसके बाद आप ऐसे प्रारूप बना देंगे। लेकिन जब प्रारूप ये कह दे कि अधिसूचना क्या होती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, फिर लिख दे कि कोई विषय दे दे कि इस विषय पर अधिसूचना तैयार करें, तब कैसे होगी। अब जैसे ये कोई विषय है, जबकि कोई विषय दे दिया जाए लिखने के लिए, तब कैसी होगी, और जब कोई विषय नहीं दिया रहता है तब कैसे प्रारूप बनाया जाता है, वो हम सीखेंगे, ठीक है, वो जानेंगे। दूसरी बात, जो प्रारूप में दिखा रहा हूं कि जिस तरह से यहां मैं दिखा रहा हूं वैसे ही सेम सब कुछ वैसे ही रखना है, नहीं नंबर कटेंगे अच्छे से, ठीक है। शुरू के यदि मैंने कुछ स्थानों को छोड़ा है तो आप भी छोड़ेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पूर्ण विराम लगाया आप भी लगाएंगे, कॉमा का ध्यान रखेंगे, राइट। फिर इन स्थानों को ऐसे रिक्त रखेंगे, ठीक है। फिर पत्र क्रमांक हो गया, फिर ऐसे ही प्रतिलिपि सूचनात्मक आवश्यक कार्रवाई हेतु जिसको जिसको भेजना होता है, मान लो 2 विभाग को आप भेज रहे हैं तो उनका सब कुछ पता होता लिखने के बाद पूर्ण विराम, राइट। वैसे 2018 वाला देखें तो इसमें भी क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डेट का मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की है कि कैसे जो डेट होती है उसको कैसे मेंशन करना होता है। जो दिनांक होगा, जैसे 10 तारीख है तो उसको 2 ही डिजिट में लिखना है, मतलब 2 डिजिट का मतलब जैसे 5 तारीख है तो उसको 5 लिख के नहीं छोड़ना है, 05 मतलब 05 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद महीने की बात करें तो ये जो होगा वो शब्दों में होगा, जो वर्ष होगा वो 4 डिजिट में होगा, ठीक है। तो 4 डिजिट में ही वर्ष को लिखना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा ध्यान रखनी होंगी। शुरू के स्थान यहाँ पे मैंने छोड़ा है, ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब प्रारूप को देखिए। प्रारूप में सबसे पहले सरकार का नाम मेंशन करना होगा। अब मान लीजिए से प्रारूप विषय लिखने के लिए नहीं है तो आप सरकार का नाम, कार्यालय विभाग का नाम ऐसे लिखेंगे, फिर पत्र क्रमांक डॉट 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 करेंगे, स्थान लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, दिनांक लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर अधिसूचना, फिर अधिसूचना के नीचे एक लाइन भी खींचेंगे। अभी तक प्रारूप पूछा नहीं है, 2018 से लेकर के 24 तक देखा जाए तो सिर्फ प्रारूप पे कि अधिसूचना का प्रारूप बनाइए, इस पे अभी पूछा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर शुरू के कुछ स्थानों को छोड़ करके डॉट 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 डॉट, फिर मैंने विषय वस्तु लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। विषय वस्तु का मतलब जब कभी कोई विषय वस्तु पे लिखने के लिए आता है तब वही चीजें जो डॉट डॉट करके मैंने छोड़ी है वहां पर वही विषय पर लिखा जाता है अधिसूचना, वही है। मैंने यहाँ विषय वस्तु लिखी है कि यहाँ विषय लिखना, जो विषय होगा वही विषय लिखना होता है। फिर ये यहाँ आने के बाद फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और लिखते लिखते यहाँ पर आएंगे, फिर अपनी बातों को जहाँ खत्म करेंगे, जो विषय होगा उस विषय को लिखने के बाद पूर्ण विराम। फिर यह अधिसूचना दिनांक इतने से इतने तक प्रभावी रहेगी, ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे एस्पिरेंट इसको ही मिस कर रहे हैं, मतलब यह अधिसूचना दिनांक इतने से इतने तक प्रभावी रहेगी, ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर क्या कहा कि न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 18 माह, मतलब एक अधिसूचना की जो अवधि होती है वो 15 दिन, अधिकतम 6 माह, लेकिन किंतु 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसलिए 18 माह, राइट। तो यहाँ पर ये डेट मेंशन करना जरूरी होता है। तब कितने मतलब कब तक प्रभावी रहेगी। फिर इसके बाद आज्ञा से राज्यपाल महोदय, हस्ताक्षर, का खागा, पद, दिनांक, पत्र क्रमांक, ठीक है, ऐसे ही आपको पत्र क्रमांक का मतलब ये पत्र क्रमांक, राइट। फिर प्रतिलिपि सूचनात्मक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ये जो प्रतिलिपि है किसको किसको जानी चाहिए, सूचना किसके और जानकारी में रहना चाहिए, एक तरह से उनको सीसी किया जाता है, राइट, कार्बन कॉपी भेजी जाती है, ये कह सकते हैं। ये सब स्थान रिक्त रखना है। अब इसके बाद देखते हैं कि अधिसूचना से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए 2018 में अधिसूचना से प्रश्न पूछा गया है कि अधिसूचना की परिभाषा लिखिए। मैंने पूरे सब शब्दों को नहीं लिखा है, ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं, ये भाषा जो मैंने कुछ शब्दों को गायब कर देने के बाद आप वाक्य को या इस सेंटेंस को, इस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर अपने सामने खोल करके रखिए, वहां से समझिए। अधिसूचना की परिभाषा लिखिए। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश या मुख्य सचिव यूपी गवर्नमेंट की ओर से सेवानिवृत्ति शिक्षकों की बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। मुख्य सचिव यूपी गवर्नमेंट की ओर से क्या करना है, सेवानिवृत्ति शिक्षकों की बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। प्रारूप में क्या होगा, सेवानिवृत्ति शिक्षकों को बढ़ाने के संदर्भ में,
इसके बाद कौन सा प्रश्न है अधिसूचना से, तो देखें एक प्रश्न और अधिसूचना से है कि अधिसूचना किसे कहते हैं। हिंदी प्रदेश के न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार करें। राइट, इसको देख लेंगे, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, पहले 2018 के प्रश्नों को देखते हैं, फिर इसके बाद जो 2022 में प्रश्न पूछा गया है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, – 2018 का देखें तो लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति बढ़ाने के ही संदर्भ में है ना, शिक्षकों की। ठीक है, फिर इसके बाद पत्र क्रमांक संख्या कुछ भी डाल सकते हैं, लखनऊ, फिर इसके बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, दिनांक लिखा जाएगा, फिर कुछ स्थान छोड़ करके अधिसूचना, फिर शुरू के कुछ स्थानों को छोड़ देना है। अधिसूचना संख्या कुछ ऐसी संख्या याद कर लीजिए आप। दिनांक 12 मार्च 2020 के उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशन उपरांत यह सूचित किया जाता है कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से 65 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है ना कि विषय को लिखने की, मैंने पहले कई बार बोल चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और देखिए कि जिस पब्लिकेशन के द्वारा जो विषय तैयार किया जा रहा है, जो एक कंटेंट क्रिएट करने वाला जो व्यक्ति है, वो उस थॉट को पकड़िए कि वो कैसे सोच करके इस विषय को लिख रहा है। आप उसके थॉट को, उसके लिखने के कला को पकड़ने की कोशिश करिए और खुद से भी सोचिए ना कि यदि दे दिया गया है कि सेवानिवृत्ति को बढ़ाना है तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि भैया जो शिक्षकों की सेवानिवृत्ति है वो 80 से 90 की जाती है, ऐसा कुछ नहीं लिख देंगे कि लगे कि यार ये क्या बात है कि मतलब 90 में तो 80 के बाद आदमी चलने के लायक नहीं होता, ये क्या क्या मतलब किस तरह के आप तार्किक बातों जो लिखे वो थोड़ा उसमें तर्क हो, ऐसा ना हो कि अतार्किक हो, उसमें मतलब तर्क की कसौटी पे उसको भी कसा जा सके, यूं ही आप सोच करके कुछ नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से 65 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। विदित हो यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा एवं आयु की गणना इतने दिनांक से की जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा अपने आप से सोचना पड़ेगा आपको कि ये लिखने के बाद आप आगे ये भी सोचें कि अच्छा ठीक है बढ़ाया जाता है तो कुछ ऐसा मेंशन कर देते हैं कि भाई इस डेट के बाद जो जिनकी नियुक्ति हुई होगी उन्हीं के ऊपर ये लागू होगा। ठीक है, चलिए आज्ञा से हस्ताक्षर आबासा मुख्य सचिव वही प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना थे मास्टर कार्यवाही हेतु प्रेषित। पत्रांक जो संख्या है वो आपके विवेक पे है, लिखना चाहे तो लिखिए, छोड़ भी सकते हैं। अब इसके बाद देखिए संयुक्त सचिव कार्मिक अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन, विशेष सचिव नियुक्ति अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन, इनको कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ये सूचना। आगे देखें 2022 का क्वेश्चन पेपर ऐसे ही देख लेते हैं। 2022 में है कि लेकिन पूरा देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि अरे अब तो हम कर ही लेंगे, नहीं पूरा देखिए, 5 मिनट का समय और, लेकिन बहुत कुछ सीख जाते हैं इससे। आगे देखिए अधिसूचना किसे कहते हैं। हिंदी प्रदेश के न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार करें। अब देखिए 2022 का क्वेश्चन, 2022 के इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है भारत सरकार विधि मंत्रालय अनुभाग 1 संख्या नई दिल्ली 10 नवंबर 2020। अब एक चीज का ध्यान रखिए कि वहां मैंने लिखा है भारत सरकार विधि मंत्रालय। अब एक चीज का ध्यान यहां दीजिए कि हिंदी प्रदेश के न्यायालय में, अब ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना कि उत्तर प्रदेश विधि विभाग, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक से अधिक हिंदी प्रदेश के बातों की, सिर्फ उत्तर प्रदेश की यहाँ पर क्वेश्चंस में एक चीज स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो अधिसूचना तैयार होगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं है, ये एक से अधिक प्रदेशों के संदर्भ में है जहां हिंदी बोली जाती है। तो इसका मतलब है कि ये आदेश यदि केंद्र से आएगा तभी प्रभावी होगा, राष्ट्रपति की आज्ञा से आएगा तभी प्रभावी होगा, ये राज्यपाल की आज्ञा से मतलब ये प्रश्न जो पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो समझ में आ रहा है, ये यही आ रहा है
कि एक से अधिक यदि हिंदी प्रदेश के न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करना है तो ये राष्ट्रपति की आज्ञा से या केंद्र के आदेशों के बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर देखें तो हिंदी प्रदेश के न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई। बस इतना लिखा है, विधि मंत्रालय। अब आप खुद सोचिए यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा। ये टेस्ट लेना चाह रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चंस बना हुआ है ये ऐसा नहीं है कि एकदम इजी है कि आप बस लिखना शुरू कर देंगे। ये भी देखना चाह रहे हैं कि आप कितना अच्छा और तार्किक सोच पा रहे हैं। तो एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार करें। आप 2022 का क्वेश्चन जरा देखिए। भारत सरकार विधि मंत्रालय अनुभाग 1, कुछ संख्या मैंने बोला आप ऐसे याद कर लीजिए। नई दिल्ली, कॉमा लगाना है। डेट को मैंने कई बार बता दिया कि कैसे लिखना है। थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, फिर इसके बाद अधिसूचना, एक नीचे लाइन खींच दीजिएगा, शुरू के कुछ स्थानों को छोड़ दीजिए। अधिसूचना संख्या ऐसे याद कर लीजिए कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिए दिनांक 12 जून 2020 के भारत सरकार गजट में विधि मंत्रालय द्वारा यह सूचना दी गई है कि हिंदी प्रदेश। अब इसके बाद आपको खुद से विषय तैयार करना है, ठीक है। अब विषय तैयार करना है तो हिंदी प्रदेश, अब आप 2-3 लाइनों में तो विषय तो बनाएंगे ही ना, ऐसा तो है नहीं कि 2 लाइन में खत्म कर देंगे। कम से कम 3 लाइन तो बना ही दीजिए, 3 से 4 लाइन। उसके लिए अब तार्किक सोचिए कि क्या ऐसा लिखें 3 से 4 लाइन में कि एग्जामिनर पढ़ने के बाद उसको ऐसा ना लगे कि आपकी बातों में दम नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो यह लिखा गया है कि यह सूचना दी गई है कि हिंदी प्रदेश, अब यानी हिंदी प्रदेश में कौन क्या क्या आ सकता है? उत्तर प्रदेश आ सकता है, उत्तराखंड आ सकता है, मध्य प्रदेश आ सकता है, छत्तीसगढ़ आ सकता है, बिहार भी आ सकता है, इत्यादि प्रदेशों के न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को वाचन, बोलने और लिखित दोनों स्तरों पर अनिवार्य किया जाए। अपने आप से जोड़ दीजिए, जैसे ये सब शब्द ना खुद से सोचिए कि क्या क्या लिखते जाए ऐसे। तो वाचन और लिखित दोनों स्तरों पर अनिवार्य किया जाए, जो सभी लोगों तक न्याय सुनिश्चित करने वाला है। हो सकता है कि आप मुझसे भी अच्छा बेटर विषय सोच पा रहे हो। यदि अच्छा सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसी चीज, ये सब ऐसी चीजें होती है ना, जैसे मैथमेटिक्स तो है नहीं कि सब सेम ही करेंगे, कि मतलब एक फार्मूला है, मान लीजिए कोई एक फार्मूला है, उस पर सब सेम, सबका सॉल्विंग का जो तरीका होगा वो सेम होगा। लेकिन यहाँ पर सब अलग अलग सोच सकते हैं और बेहतर सोच सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आंसर, जो आंसर लिखते हैं आप लोग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में, वहाँ पे भी यही होता है कि मैं जो सोच करके लिख रहा हूँ, हो सकता है कि आप उसके बाद आपका माइंड उससे अच्छा और अच्छा बेहतर सोच ले। यही तो होता है। जैसे कि मैंने अभी तक 5 से 6 साल हो गए मुझे कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं टेस्ट सीरीज की कॉपियों का मूल्यांकन इतना ज़्यादा किया हूँ, जो मतलब मैंने अच्छे जो एकदम पुअर लिख रहे हैं उनकी भी कॉपियों को देखा, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं उनका भी देखा है। तो कभी कभी मतलब ऐसा होता है ना कि 100 कॉपी, मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से 70-80 क्वेश्चंस चेक कर डाले या 96 क्वेश्चंस चेक कर लिए मैंने। फिर अचानक से एक क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, आंसर मतलब मान लीजिए खत्म होते होते एक आंसर ऐसे मिल गया कि जिसने बहुत अच्छा लिखा, मतलब जो अभी तक 96-97 जो बच्चे जिन्होंने जो लिखा था उससे भी अच्छा लिखा है, बहुत शानदार लिखा है, जो शायद मैंने भी नहीं सोचा था। पढ़ने के बाद लगा अरे क्या सुपर लिखा है। लेकिन अब वहाँ मन तो कर रहा है कि जितने पीछे वाले थे उनको मैंने अधिकतम 5.5 दिया, तो मन कर रहा है कि इनको 6.5 दे दूँ, 7 दे दूँ। लेकिन वहाँ पर भी एक हाथ बंधे होते हैं कि आप 60% से ज़्यादा नहीं दे सकते जीएस में, 6 नंबर बहुत होते हैं। फिर भी जब ऐसी कॉपियाँ मुझे मिली हैं, मुझे ऐसे आंसर मिले हैं, तो मैं वहाँ 6.5 तक भी दे दिया हूँ। लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप 6.5 देते हैं, तो ऊपर से भी हो सकता है भाई आपने 6.5 दिए हैं, लेकिन आज तक कोई इशू नहीं हुआ, मतलब मैं 6.5 तक भी दिया हूँ, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और जो जिन्होंने इसके बाद भी देखा भी है, वो बच्चे की कॉपी देखने के बाद लगा कि हाँ भाई ये 6.5 के बाद 6.5 के लायक है, दे दिया है एग्जामिनर ने खुश होकर के। तो कभी कभी ऐसी जब आयोग में आपकी कॉपियाँ जाती हैं, कितना अच्छा लिखते हैं वो बहुत डिपेंड करता है। आंसर राइटिंग पे मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी की, एक आंसर राइटिंग पे भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे कि एक अच्छा आंसर लिखने की कला हम सीख सके, कि कितना अच्छा लिखें कि एग्जामिनर मजबूर हो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने के लिए, ठीक है। चलिए खैर, बहुत समय इधर उधर हो रहा है हम लोग का। तो ये इस तरह से विषय आपको तैयार करना है। फिर आगे आज्ञा से हस्ताक्षर, आभासा,
से मोही प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित समस्त हिंदी भाषी प्रदेशों की सरकारों को, ठीक है, जहां मतलब जिसके जिसके लिए जरूरी होगी ये सूचना, प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशन हेतु। ये कुछ अधिसूचना मतलब डाउनलोड किया है मैंने। उत्तर प्रदेश शासन मतलब एक तरह से यूपी गवर्नमेंट की ये ऑफिशियल अधिसूचना है, कह सकते हैं, मतलब है, उसका स्क्रीनशॉट लगाया मैंने। हो सकता है कि आपको बराबर न दिख रहा हो तो आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर एक चीज़ को देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि संबंधित कार्य दिनांक 16 मई 2020 से 30 जून 2020 के दौरान किया जाएगा। देखिए डेट मेंशन है, जो कि मैंने ऊपर क्या बोला था कि यही अधिसूचना में क्या होती है कि, अरे कहाँ गया यार, कहीं तो पढ़ाया था ना मैंने कि ठीक है, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कब से कब तक सूचना प्रभावी रहेगी वो मेंशन करना होता है, ठीक है। अब तार लेखन को देखिए, सरसरी निरंतर से तार लेखन मतलब अब पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तार लेखन के बारे में बहुत जानना जरूरी नहीं है, थोड़ा 2-4 चीज़ें जरूरी जान लीजिए बस। इसके बाद बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पूछा जाएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में है। कभी इंटरव्यू में मान लीजिए वैसे यूं ही पूछ ले, लेकिन कुछ 1% की उम्मीद नहीं है इसकी। इसका नोट ये ध्यान रखना है कि 11 फरवरी 1885 से प्रदान तार की सुविधा को 14 जुलाई 2013 को, मतलब जुलाई 2013 को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। कुछ इसकी विशेषताएं आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, मतलब मुझे बताने की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है कि, और ज़रूरी भी नहीं है कि जैसे इसमें देखें तो तार लेखन क्या होता है, अल्प शब्दों यानी कम से कम शब्दों को संदेश भेजने की पद्धति को तार कहते हैं। पूर्व में तार भेजने की भाषा अंग्रेजी थी, किंतु बाद हिंदी में इसका प्रचलन हिंदी में हो गया, क्योंकि अंग्रेजी तार की तुलना में देवनागरी तार पर कम खर्चा आता था, किंतु कार्य की अति शीघ्रता की स्थिति में इसका प्रयोग इसको 2 प्रकार से होता है। पहला साधारण होता है, दूसरा द्रुत होता है। इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु अवश्य प्रेषित की जाती है। एक प्रश्न मैंने मतलब बहुत पुराना ऐसे ही यूं ही बना दिया है। प्रश्न है, देखिए, उत्तरकाशी मतलब पहले पूछा जाता था जब तब, उत्तरकाशी जनपद में आए आकस्मिक भूकंप की सूचना भेजते हुए प्रदेश शासन में राहत आयुक्त से तत्काल सहायता भेजने के लिए जिलाधिकारी की ओर से भेजे जाने वाले तार का आलेख प्रस्तुत करें। तो ये है, देख लीजिए एक बार आप अपने आप से। प्रारूप इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बहुत डिस्कशन इस पे नहीं करूंगा, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए इसको, ठीक है। चलिए लेक्चर को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके। पत्र लेखन कंप्लीट हो चुका है, 20 नंबर आपके एकदम अच्छे से, अब आप 20 में से 16-17 नंबर आराम से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है।